इसमें क्या हो रहा है, 10(6)(b) का एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, ये बोलता है देखो अब इस लाइन को भी भूल जाना, टैक्स पेड बाय इंडियन कंपनी। 2 मिनट शांति, अभी आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी सिंपल है। इसको पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। मान लो अपनी इंडिया की एयरक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो जेट एयरवेज, ठीक है, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज क्या करती है, जेट एयरवेज को अपने फ्लाइट्स चाहिए तो उसने लीज पर लिया, उन्होंने लीज पे लिए, लीज फ्लाइट्स मतलब एयरक्राफ्ट्स, करेक्ट, एयरक्राफ्ट्स लीज पे लिए, किससे, मलेशियन एयरलाइंस से, मलेशियन एयरलाइंस, ठीक है ना। ये बोलता है जेट एयरवेज ने मलेशियन एयरलाइंस, ठीक है। अब जेट एयरवेज कौन है, अपनी इंडिया कंपनी है। इंडियन कंपनी या तो फॉरेन से, फॉरेन की गवर्नमेंट से, क्योंकि जैसे अपने इंडिया में एयर इंडिया क्या है, गवर्नमेंट का है ना, तो वैसे हो सकता है ना कुछ फ्लाइट्स गवर्नमेंट की ऑपरेटेड भी हो, राइट, और या किसी फॉरेन कंपनी की जो फ्लाइट्स हैं, फॉरेन एंटरप्राइजेस, पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। ये बोलता है या तो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन एंटरप्राइजेस से उन्होंने क्या किया है, लीज पे लिए, लीज पे लिए। तो मलेशियन एयरलाइंस ने लीज पे दे दिया, राइट। अब आपने लीज पे दिए तो जेट एयरवेज क्या करेगा, उसको पेमेंट तो करेगा ना, लीज का पेमेंट करेगा ना, यस और नो, हाँ जी बिल्कुल सर, लीज का पेमेंट करेगा ही करेगा। तो ये लीज का पेमेंट करेगा। अगर ये लीज का पेमेंट कर रहा है और मलेशियन एयरलाइंस क्या बोलती है, देख भाई इस पर टैक्स वैक्स पे करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, हमको तो सूखे 10 लाख रुपए चाहिए। अब इस पर टैक्स देना है, मान लो 1 लाख रुपए टैक्स देना है, तू दे दे भैया, हमको मतलब नहीं है, हमको तो हमारी जेब में 10 लाख रुपए चाहिए, हमको मतलब नहीं है, 1 रुपया काट लिया ना भैया, लीज पे नहीं दूंगा तेरे को एयरक्राफ्ट। मलेशियन एयरलाइन ने चेतावनी दे दी कि जेट एयरवे बोलता है जो हुकुम, टैक्स मैं पे कर दूंगा, टैक्स मैं पे कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये जो टैक्स पे कर रहा है ना इंडियन कंपनी, है ना, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ओए भैया तू मलेशियन एयरलाइन के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है, इट विल बी द इनकम ऑफ द मलेशियन एयरलाइंस, इट विल बी द इनकम ऑफ मलेशियन एयरलाइंस। तो मलेशियन एयरलाइंस का इनकम माना जाएगा भैया, इनकम माना जाएगा। मतलब 10 लाख तो उसको तूने दिया, वो तो मलेशियन एयरलाइन की इनकम हो गई। अब ये 1 लाख रुपये जो उसकी लाइबिलिटी थी टैक्स पे करने की, तू दे रहा है, मतलब दिस इज द इनकम ऑफ मलेशियन एयरलाइंस। भैया मना कर दिया, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड इनकम, राइट, 10(6)(b) के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर, अब पढ़ लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। आ जाओ, ये कहता है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विच हैज एक्वायर्ड एयरक्राफ्ट ऑन लीज, ठीक है ना। अभी लीज अप्रूव होनी चाहिए भैया, तुम जेट एयरवेज वाले हिंदुस्तान में फ्लाइट मंगा रहे हो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, पॉसिबल ही नहीं है, तो इट शुड बी अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये आपको डेट दी देखिए, एग्रीमेंट शुड बी एंटर्ड बिटवीन दिस टू दिस डेट एंड आफ्टर 31/3/2007, ठीक है ना। अब यहाँ देखना, सिर्फ लीज की बात कर रहा है, लीज की, सिर्फ लीज की। अब ये मान लो दूसरा, अदर देन द पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेयर और सर्विसेज इन कनेक्शन विद ऑपरेशन ऑफ द लीज। मलेशियन एयरलाइंस बोलता है देख 10 लाख तो तेरे से लीज का लूंगा और 2 लाख रुपये तेरे से मेंटेनेंस का लूंगा, ठीक है ना, 2 लाख में तेरे से मेंटेनेंस लूंगा विच इज कनेक्टेड विद लीज। अब इस 2 लाख पे भी मान लो ये बोलता है सर 50,000 का टैक्स पेमेंट मैं नहीं करूंगा, तेरे को ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो 50,000 रुपये फिर आपकी इनकम मान ली जाएगी, मतलब मलेशियन एयरलाइंस की 2.5 लाख रुपये की इनकम मान ली जाएगी। जैसे यहाँ पे इस 1 लाख रुपये बेनिफिट दिया ना, यहाँ 50,000 पे नहीं देंगे, तो इन्होंने बोला सिर्फ लीज का जो पेमेंट है ना, उस पर जो टैक्स पेड कर रहा है ना, उस पर बेनिफिट मिलेगा। चलो अब हम देखते हैं 6C और 6D दोनों रॉयल्टी से रिलेटेड है। 6C क्या बोलता है, 10(6)(c) ये बोलता है रॉयल्टी इनकम और FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अंडर एन अग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया इन प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद सिक्योरिटी इन इंडिया। ये कहता है आप रॉयल्टी का पेमेंट किसको कर रहे हो, फॉरेन कंपनी को, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, क्योंकि भैया ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी वाला, ठीक है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये बोलता है कि अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, अगर आप उसको रॉयल्टी और FTS का पेमेंट दे रहे हो, किस प्रोजेक्ट के लिए, सिक्योरिटी, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट है, ये काम कर रहे हैं इंडिया के किसी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे। जैसे मान लो इंडिया और हिंदुस्तान की बॉर्डर, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए ताकि जो भी मूवमेंट हो ना, वो हमें फटाफट से कैप्चर हो जाए और हम फटाफट से वहाँ का वहीं पर कुछ एक्शन ले सकें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रसिया क्या कर रहा है, रसिया बोलता है देख भाई मेरे पास एक ऐसा तार है जो आपको बता देगा, जो आप जमीन में गाड़ दो, आपको बता देगा 1 किलोमीटर के पहले कि कोई आने वाला है, मूवमेंट बता देगा, जो वो बता देगा कौन आ रहा है, आदमी आ रहा है, जानवर आ रहा है, कौन आ रहा है, ये भी बता देगा। तो दैट द सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, रसिया के साथ हमने काम किया, रसिया की किसी कंपनी के साथ हमने काम किया और रसिया की कंपनी ने बोला देख भाई ऐसा तार है कि मूवमेंट बता देगा, तो क्या है, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। अब उसके लिए आप उसको रॉयल्टी FTS का कोई पेमेंट कर रहे हो ना, वो उसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10(6)(c) में, ठीक है ना, 10(6)(c) में उसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब आ जाओ 10(6)(d) के अंदर क्या होता है, ये बोलता है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जैसे फॉरेन कंपनी था, यहाँ पे बोलता है फॉरेन कंपनी भी हो सकता है या उसके अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको क्या है, रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया, टू नेट्रो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो नेट्रो ने कोई भी पेमेंट किया है किसी भी फॉरेन कंपनी को या नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट को, राइट, तो जो भी रॉयल्टी और FTS का पेमेंट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा।